आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, उस विषय का नाम है लाइफ स्किल्स। इसका अर्थ है जीवन कौशल। जीवन कौशल के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी इन्हीं दो शब्दों पर, जो ये शब्द हमारे सामने हैं। एक है लाइफ और एक है स्किल्स। लाइफ हमारे जीवन से संबंधित है, हमारा जीवन। और स्किल्स ऐसे स्किल्स जो हमारी ज़िंदगी को चलाने में, हमारे जीवन को बेहतर ढंग से चलाने में हमारे काम आते हैं। उन स्किल्स की चर्चा हम आज करने वाले हैं। स्किल शब्द की अगर हम बात करें तो कोई भी एक्टिविटी जिसको हम करते रहें और करते करते हम उसमें हमें मास्टरी हासिल हो जाती है, तो वो स्किल का रूप ले लेता है। जैसे टीचर एजुकेशन में हम लोग माइक्रो टीचिंग भी करते हैं। जो माइक्रो टीचिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारे अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम किसी एक स्किल की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो स्किल है उसे बच्चा प्रैक्टिस करता है, और जो सुपरवाइज़र होता है उसे देखता है, और जब तक उसकी स्किल में मास्टरी नहीं हो जाती तब तक वो स्टेप रिपीट होते जाते हैं, और तब वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर स्किल में स्किल्ड हो जाता है। तो इसी तरह से हम जो बात करने वाले हैं लाइफ स्किल्स की, अर्थात हम ऐसे कौशलों की बात करेंगे जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। पहले देखते हैं कि लाइफ स्किल्स होते क्या हैं। लाइफ स्किल्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जीवन कौशलों की बात कर रही हूं मैं, जीवन से संबंधित कौशल। तो सामान्य भाषा में हम यही कह रहे हैं कि जो जीवन को जीने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए जिन कौशलों का हमें अर्जन करना होता है, हमें अर्जन करना आवश्यक है, ऐसे कौशल जीवन कौशल कहलाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए जो परिभाषा दी है वो आपके सामने है। लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। यहाँ पर आप देखिए एवरीडे लाइफ की बात हो रही है कि एवरीडे लाइफ यानी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें हमारे सामने बहुत सारी डिमांड्स हैं, मांगे हैं, चैलेंजेस, चुनौतियां हैं। इन सब से एक व्यक्ति कैसे इफेक्टिवली डील कर सकता है, उसके लिए जो हमें एबिलिटी की ज़रूरत है, जो हमारी क्षमता की हमें ज़रूरत है, वो है अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, यानी अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार की हमें आवश्यकता है। किसी भी परिस्थिति के प्रति अगर आपका व्यवहार सकारात्मक है, आपकी अभिवृत्ति सकारात्मक है, तो आपको उसे करने में, सीखने में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। बाधाएं तो हमारे जीवन में आती है, लेकिन बाधाओं से डर के हमें पीछे नहीं हटना है। ये हमारी सकारात्मक जो हमारी अभिवृत्ति है उसे हमें बनाना है। लेकिन अगर हम इसके विपरीत चलते हैं तो हम उन समस्याओं में घिर जाते हैं, हम उनसे जूझते रहते हैं, हमें कष्ट का अनुभव होता है, तो वो हमारे स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो लाइफ स्किल्स क्या है? लाइफ स्किल्स एक तरह की आपकी एबिलिटीज हैं जो कि आपके बिहेवियर को अडेप्टिव और पॉजिटिव बनाती है, जिससे कि कोई भी इंडिविजुअल जो भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में डिमांड्स और चैलेंजेस हैं वो आते हैं, उनसे इफेक्टिवली डील कर सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी इन नीड और इम्पोर्टेंस की। ये पिक्चर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको देखने पर आप देख पा रहे हैं कि एक लड़की है, और क्या क्या उसके मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं कि वाई लाइफ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, कि लाइफ स्किल्स ज़रूरी क्यों है। तो पार्किंग में, मैथ्स में, कुकिंग में, क्लीनिंग, शॉपिंग, कंप्यूटर, टेलिंग टाइम, टैक्सेस, एवरीवेयर लाइफ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट एवरीवेयर, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पर
जब इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, हर जगह पे हमें स्किल्स की आवश्यकता है, तो लाइफ स्किल्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। हम इसके कुछ जो नीड एंड इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम वो भी कह सकते हैं इन्हें, वो आपके सामने है। टू डेवलप अ डायनेमिक सेल्फ इमेज एंड ग्रेट सेल्फ एस्टीम। जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं तो हम सेल्फ इमेज की बात करते हैं और सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। इसे मैं अभी और अधिक आपको स्पष्ट करूंगी। सेल्फ इमेज, जो हम अपने बारे में, हमारी जो इमेज होती है, देखिए इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया डायनेमिक। डायनेमिक होता है गतिशील, यानी वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो सेल्फ इमेज ऐसी जो हमारी बदलती रहे यानी परिस्थितियों के अनुसार जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन आए। और ग्रेट सेल्फ एस्टीम की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये सेल्फ से रिलेटेड है। अभी मैं आगे की स्लाइड्स में सेल्फ के बारे में भी बात करूंगी। फिर अगला है टू मेक रिलेशनशिप्स एंड हैंडलिंग इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स बेटर। रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है बेटर तरीके से, वो भी हमें लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। उसके बाद है टू हेल्प वन इन डीलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ द एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करना है, ये भी हमें लाइफ स्किल्स हेल्प करते हैं। टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी एंड इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि जहां पर हम अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, अशक्त महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी अशक्तता को हमें कम करने के लिए और जो भी हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको हम बेटर यूटिलाइज कर सकें, उसकी इम्प्रोवाइजेशन पर हम ध्यान दे सकें। तो ये एक हमारा मकसद है कि वल्नरेबिलिटी को हम कम कर सकें और जिन फैक्टर्स से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं उसको बेटर हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है यहाँ पर। फिर टू इनेबल द यूथ टू अडेप्ट टू सिचुएशंस एंड पीपल। हम यूथ को इस काबिल बना सकें कि वो जो भी सिचुएशंस है, जिस तरह के भी लोग उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो उनके साथ वो टैकल कर सके, उनके साथ एडजस्टमेंट कर सके। ये हमने बात की नीड एंड इम्पोर्टेंस की। इसके बाद जो मैं बात करने वाली हूँ वो WHO ने जो 10 कोर लाइफ स्किल्स दी है, मैं उस पर बात करने वाली हूँ। ऑल्दो हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप के स्किल्स की ज़रूरत है हमें। हर कोई हमारे एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम एक दिन के अपनी दिनचर्या पर भी नज़र डालें, अगर ध्यान से हम उस पर विचार करें, तो रोज़ ही हम कितने ज़्यादा लाइफ स्किल्स यूज़ करते हैं। बहुत सारे लाइफ स्किल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि समय को हमें थोड़ा ध्यान में भी रखना है और अपने आप को बांध के रखना है। तो मुख्य रूप से मैंने 10 लाइफ स्किल्स ली हैं जो कि WHO ने दी है, तो उस पर मेरी चर्चा रहेगी। तो ये जो 10th लाइफ स्किल्स है आप सामने देख पा रहे हैं: डिसीजन मेकिंग, कोपिंग विद स्ट्रेस, मैनेजिंग इमोशन, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, इंटरपर्सनल स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 10 तरह की जो स्किल्स हैं इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम क्या चर्चा करेंगे? हम ये चर्चा करेंगे कि पहले तो ये स्किल है क्या, इनके बारे में हम बात करेंगे कि इस स्किल का क्या अर्थ है और किस तरह की एक्टिविटी हम अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इन्हीं लाइफ स्किल्स को हमने 3 डोमेन्स में बांट दिया है। हमारे जो 3 मेन डोमेन्स होते हैं: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोलॉजिकल डोमेन। तो ये 3 डोमेन्स में हमने लाइफ स्किल्स को बांटा है। तो कॉग्निटिव में हमारा क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग आ गया। इफेक्टिव डोमेन में सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी आया है। साइकोलॉजिकल डोमेन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोपिंग विद इमोशंस, कोपिंग विद स्ट्रेस। ये हमारी जो लाइफ स्किल्स हैं, हम इन पर चर्चा करने वाले। इन्हें हमने 3 तरह के डोमेन्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की।
यहाँ पर हमें दो तरह की स्किल्स है हमारे पास, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग की हम पहले बात करते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग की बात करने से पहले क्रिएटिविटी पर बात करते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बनाना। क्रिएटिविटी की सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, वो है कि क्रिएटिविटी में आप कुछ क्रिएट करते हैं लेकिन वो बिल्कुल नया होता है। ऐसा आइडिया होता है जो किसी का पहले ना हो, उसमें नयापन होता है। तो क्रिएटिविटी बहुत देखने को मिलती है बच्चों में। अलग अलग तरीके से जो बच्चे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं, अपना कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ नया जब वो करके दिखाते हैं तो वो क्रिएटिव के अंतर्गत आता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है कि वो आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक आर्ट से रिलेटेड है, यानी कुछ कलात्मक हम कह सकते हैं। इनोवेटिव इनोवेटिव कुछ नयापन, कुछ इनोवेशन हम जिसे कहते हैं कि नई चीज हमारे सामने आना। एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज एंड न्यूनेस, क्रिएटिव थिंकिंग में आपको कोई भी बदलाव या कोई नयापन, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि क्रिएटिव का मतलब ही ये है कि आप कुछ नया प्रेजेंट कर रहे हैं। तो न्यूनेस के बिल्कुल नजदीक है ये। अ विलिंगनेस टू प्ले विथ आइडियाज एंड पॉसिबिलिटीज, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा करता है, तो वो आइडियाज और पॉसिबिलिटीज जो होती है, विचार और संभावनाएं, इनके साथ खेलता है। वो खेलने का मतलब ये है कि आइडिया कुछ ऐसा करके देखा जाए, नहीं तो अब इसको पलट के ऐसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर उसे खेल खेलने में बड़ा मजा आता है कि इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे बदलाव करते हैं, तो ऐसे करेंगे तो कुछ नया हो जाएगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आउटलुक, जो भी आप आउटलुक की बात करें या दृष्टिकोण की बात करें, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। हम यहाँ पे बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो रहते हैं। ठीक है, अगर नियमों के अनुसार हुआ तो ठीक है, नियमों के थोड़ा अलग भी चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद है द हैबिट ऑफ इंजॉइंग द गुड, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको इंजॉय भी करते हैं। लुकिंग फॉर वेज टू इम्प्रूव इट, और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह के रास्तों पर भी वो दृष्टि डालता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज आप क्लासरूम में करवा सकते हैं, आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ चीजें करवा सकते हैं। मान लीजिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बच्चे के पास कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, तो वेस्ट मटेरियल से लेकर के वो क्या अच्छा बना सकता है और क्या उसमें न्यूनेस होगी। सपोज जो भी अवेलेबल मटेरियल है, मान लीजिए कि कोई बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, तो 2 लीटर की बॉटल है। अब वो एक बॉटल है पास में, अब उस बॉटल से आप क्या बना सकते हो? तो बच्चा इसमें सोचता है कि मैं इससे काट करके एक पॉट की तरह भी यूज कर सकता हूँ, इसके अंदर प्लांट भी उगा सकता हूँ, या फिर उसको काट करके वो कुछ डिजाइनर कोई एनिमल बना सकता है, या फिर उसे काट करके उसे कोई पेन स्टैंड के रूप में बना सकता है, या कोई लैंप के का फॉर्म भी उसे दे सकता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ बच्चे को तय करना है कि मुझे कुछ नया बनाना है, मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो कि किसी ने ना बनाया हो। तो अगर कोई यूजुअल चीजें ही बन रही है उससे, कि मान लीजिए आपने डेली लाइफ में देख रखी है ऐसी चीजें, ऐसी कुछ बन रही है, तो वो क्रिएटिव में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई नयापन है, कोई नई चीज उसने बना दी है, या उसमें कुछ ऐड ऑन करके कुछ नया हमें सिखाने की कोशिश की है, तो वो आपका क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ढेरों एक्सरसाइजेस जो हैं हम क्लास में करवा सकते हैं। इसी के साथ आपका अगला है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में आप देखेंगे आलोचनात्मक चिंतन की हम बात करते हैं। तो अभी हमने क्रिएटिव थिंकिंग की बात की थी। क्रिटिकल मतलब कि कुछ क्रिटिकल होके सोचना, कहीं क्रिएटिविटी से थोड़ा सा और आगे अब हम क्रिटिकल होकर के बात करेंगे। क्रिटिकल में एनालिसिस होता है, जिस तरह से हम पॉजिटिव चीजें भी देखते हैं, नेगेटिव चीजें भी देखते हैं।
तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? एनालाइज करना और इवेल्युएट करना कि हम कैसे उस थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस व्यू को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लर्निंग टू थिंक विदाउट बायस, इसमें हम विदाउट बायस होकर के सोचना सीखते हैं। लॉजिकली रीजन जजमेंट, इसमें लॉजिकली रीजन रहता है, लॉजिकल होगा, आप जो भी कारण बताएंगे, जजमेंट देंगे, वो लॉजिकल होगा, उसका तर्क आपको प्रस्तुत करना होगा। और तो और ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, ये जैसे अभी अभी हमने बात की है। फिर अ नोवेल वे ऑफ सीइंग और डूइंग थिंग्स एंड एड्रेसिंग इश्यूज, जो भी इश्यूज हैं उनको कैसे एड्रेस करना है, कोई नया तरीका उसके लिए निकालना। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आती है, थिंकिंग होती है, फिर सोल्यूशन निकलता है। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि हमें क्रिटिकल होकर के सोचना है। मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कुछ पढ़ रही हूँ या मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, कोई टॉपिक है, तो इस टॉपिक की क्या रेलेवेंस है, इससे क्या फायदा होगा, इससे सीखने को क्या मिलेगा। इन विचारों पर अगर मैं अपने आप को केंद्रित करती हूँ तो मैं क्रिटिकल थिंकिंग की ओर जा सकती हूँ। एक उदाहरण लेती हूँ। हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, हम और भी हमारे सिलेबस में बुक्स होती हैं, हम वो भी पढ़ते हैं। हम कोई भी बुक्स पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, हम उसको क्रिटिकल होकर के पढ़ें। हम ऐसे होकर के पढ़ें कि अगर हमें लगता है कि राइटर के अलावा भी मेरे पास कुछ है जो मैं इन एडिशन बता सकती हूँ, तो हमें बताना चाहिए, हमें उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। सपोज हम जैसे टीचर, बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, एसीपी होती है, तो एक चैप्टर वहाँ पे था रिमझिम में, क्लास थर्ड में, उस चांद वाली अम्मा। तो चांद वाली अम्मा है, उसमें एक स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से एक अम्मा है और किस तरीके से वो झाड़ू लगा रही है अपने आंगन में, और किस तरीके से वो चंद्रमा तक पहुंच जाती है और वहां वो थक कर बैठ जाती है। तो वही जो मूर्त उसकी है, वही आज हम चांद में देखते हैं। ये थर्ड क्लास के बच्चे को बताया गया है उस पाठ के अंतर्गत। तो उस पाठ का जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने थर्ड क्लास के बच्चे के सामने ही ये कहानी सुनाई, मैंने उसको। तो मैंने उसको कहा, उसने कहानी सुनी, और उसने कहानी सुनने के बाद मुझे क्या कहा कि पागल हो गए हो क्या, ऐसा भी कभी होता है क्या कि चांद पर वो बूढ़ी अम्मा कैसे हो सकती है, वो बूढ़ी चांद पर कोई जाकर कैसे बैठ जाएगा, उसकी फोटो हो रही है और हम उसे देख पा रहे हैं, ये तो आप सरासर गलत बोल रहे हो। एक थर्ड क्लास का बच्चा ये जवाब दे सकता है आज के समय में। हो सकता है कि जब ये पुस्तक बनी हो तब ये विचार आया हो कि बच्चों में, क्योंकि एक इमेजिनेटिव पावर होती है, बच्चे इमेजिन करते हैं, तो इस तरह का इमेजिनेशन से रिलेटेड वो चैप्टर वहाँ पे रखा हो। लेकिन जब बीइंग क्रिटिकल, मैं उसको एज अ टीचर मैं वहाँ पर वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ठीक है, चैप्टर अपनी जगह ठीक है कि उन्होंने, ऑथर ने वहाँ पर एक इमेजिनेशन को बच्चे की ध्यान में रखते हुए उस चैप्टर को वहाँ पे रखा है, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी, मुझे वो भी डिस्कस करना चाहिए। तो वो चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग में आएगी कि मैं वहाँ पे वो बात डिस्कस करूँ बच्चों से पूछूं, बच्चों से जानूं, बच्चों के क्या विचार हैं वो जानने का प्रयास करूं। तो वहाँ पे मुझे क्रिटिकल होना है। तो ये एक उदाहरण था। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमें ऐसे ही मान नहीं लेना चाहिए। अगर कभी हमें ऐसा लगे कि एनालिटिकल होकर के हमें सोचना है और हमारा विचार बेहतर हो सकता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग समाज में भी ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए अब हम दैनिक जीवन कौशलों की बात कर रहे हैं, तो कोई हमने अपने बच्चे को सिखाया है कि किसी से लेके कोई चीज़ नहीं खानी है आपको, और फिर बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं खानी है, तो मैंने बताया कि कोई भी कुछ भी मिला के खिला देगा, तुम्हें बेहोश करके कहीं ले जाएगा, कुछ पता थोड़ी है कि कोई भी समय ऐसा हो सकता है, हम नहीं जानते कि किसी के मन में क्या चल रहा है। तो ये एक विचार मैंने अपने बच्चे को दिया। अब उसके बाद जब वो पार्क में खेलने गया तो उसे किसी ने ऑफर किया, ऑरेंज ऑफर किया या कोई भी
कुछ भी खाने की चीज़ ऑफ़र की, कोई टॉफ़ी, चॉकलेट ऑफ़र की, तो उस बच्चे के माइंड में ये चीज़ आई कि ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो फिर उसके बाद में माइंड में ये बात भी आएगी कि मेरी मदर ने मुझे क्या बताया है, तो वो क्रिटिकल होकर के सोचेगा। तो हमें क्रिटिकल होकर के सोचना सिखाना है, तो इसलिए हमें ये भी ज़रूरी है कि हम डेली लाइफ में क्रिटिकली सोचें चीज़ों को, और जो चीज़ें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं उसे अवॉइड करें, और जो चीज़ें चलानी चाहिए उन्हें हमें आगे लेके जाना चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकर होता कौन है? वही क्रिटिकल थिंकर है जो कि क्वेश्चन रेज़ करता है। क्वेश्चन रेज़ करने के लिए जो क्वेश्चन रेज़ करता है और ये कहता है कि क्यों? ऐसा क्यों? क्यों के जवाब को ढूँढने का प्रयास करता है। इसी प्रयास के अंतर्गत वो जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं, जो रेलेवेंस है, उसको आइडेंटिफ़ाई करता है कि इसकी उपयोगिता क्या है। इसी के अंतर्गत वो लॉजिकल कनेक्शन को ढूँढता है कि इन विचारों के बीच में क्या लॉजिक है, और जो बिलीव्स, जो हम आस्था कह सकते हैं, अजम्पशंस, ऑप्शन, इन सबको वो देखता है, वो एग्ज़ामिन करता है। सो उसके इफ्स एंड बट्स सारे देखता है, प्रोज एंड कॉन्स सब देखता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब देखता है कि इसके साथ ये क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। तो हमें एक क्रिटिकल थिंकर बनना चाहिए ताकि हम चीज़ों को एनालाइज कर सकें, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है इफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं हम। इफेक्टिव डोमेन में सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें, सेल्फ अपने बारे में अवेयरनेस, जागरूकता, इसे हम कहते हैं स्व जागरूकता। मैंने शुरू में एक बात की थी, जब हमने ऑब्जेक्टिव की बात की थी, वहां पे टर्म आया था सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम। देखिए, लाइफ स्किल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पहला कदम है वो ये है कि हम अपने बारे में जानें, हम अपने बारे में पता लगाएं। क्या होता है कि हम सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, अड़ोस पड़ोस के बारे में जानते हैं, हमारी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बारे में जानते हैं, किसमें क्या कमी है वो हमें पहले पता होता है, अच्छाइयाँ बेशक हम बाद में गिनते हैं, लेकिन वो सब हमें पता होता है। लेकिन जब हमें अपने बारे में सोचना है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो यहाँ पर हम बात करें सेल्फ अवेयरनेस की, क्योंकि जब मुझे अपने बारे में ही नहीं पता होगा तो मैं अपने को पहचान नहीं पाऊंगी। मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी अपनी वीकनेसेस क्या हैं, इसके बारे में मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि WHO ने क्या कहा कि इट इंक्लूड्स आवर रिकॉग्निशन ऑफ आवरसेल्व्स। मेरी अपनी पहचान क्या है, आर करेक्टर, मेरा चरित्र, स्ट्रेंथ्स, मेरी ताकत, वीकनेसेस, मेरी कमजोरियां, डिजायर्स एंड डिसलाइक्स, मेरी इच्छाएं और मेरी नापसंद। ये मुझे क्यों जानना है? मुझे इसलिए जानना है क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में जब मैं स्ट्रेस होंगी या फिर मैं अंडर प्रेशर होंगी। It is often a prerequisite for effective communication, interpersonal relationship, and developing empathy for others. और इसी से ही मुझे आगे बढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तरफ, और एम्पैथी डेवलप करने की तरफ। एम्पैथी को मैं अभी, ये सारे स्किल्स हैं, इनको आगे एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ हम एक्टिविटी की बात करते हैं। तो जब हम इस एक्टिविटी की बात, सेल्फ अवेयरनेस की एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि अपने आप को जानना। एक एक्टिविटी हम जैसे हम क्लासरूम में बच्चों को कुछ स्लिप्स दे देते हैं, और बच्चों को स्लिप्स देने के बाद ब्लैंक स्लिप हम उन्हें देते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि एक तो ये हुआ कि अपने बारे में आप 3 पॉजिटिव पॉइंट और 3 नेगेटिव पॉइंट लिखिए। तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ये, क्योंकि दूसरे की कमियां हम तुरंत निकालते हैं, बता देते हैं, लेकिन अपने अंदर हमें अच्छाई ढूंढने में भी समय लगता है, कमियां ढूंढने में भी समय लगता है। कोई बात नहीं, समय लगेगा, लगने दीजिए।
ये एक्टिविटी करवाइए, बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है ये। तो इससे क्या होगा, सब बच्चे अपने-अपने बारे में लिखेंगे, फिर एक-एक करके प्रेज़ेंट करने दीजिए। तो जब एक बच्चा अपने बारे में 3 पॉज़िटिव पॉइंट बोलेगा, तो और 3 नेगेटिव बोलेगा, तो वहाँ पर उसे अपने बारे में सोचने का मौका तो मिला। कम से कम वो अपने बारे में ये जान पा रहा है, अपने आप को एनालाइज़ कर पा रहा है, अपने आप को टटोल पा रहा है और ये देख पा रहा है कि क्या मेरे अंदर खूबियाँ हैं और क्या मेरे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब सबके सामने वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स बोलेगा, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी और वो कहेगा नहीं, अब मुझे इन नेगेटिव को पॉज़िटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये एक एक्टिविटी होती है सेल्फ अवेयरनेस की। एक और एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, जो ऐसी ही है, जिसमें हम बच्चों के बारे में हम इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो सेल्फ की हो गई। इसी से रिलेटेड जैसे मान लीजिए क्लासरूम में बच्चे एक-दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक उसके बारे में हम इसे सोशियोमेट्री भी लेते हैं, इसे कहते हैं हम, कि वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी बच्चे का नाम दे दिया और इसके बारे में आपको इसके पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। वो भी एक एनालिसिस करने का तरीका है। और एक चीज़ और आती है, इसमें हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली स्वॉट की बात कर रहे हैं। स्वॉट, SWOT, स्वॉट, S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्च्युनिटी, T फॉर थ्रेट्स। तो यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना है, अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करना है, क्या हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें कितनी मिलती हैं और हमारे लिए थ्रेट्स क्या हैं। थ्रेट्स को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हम अपने बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है अफेक्टिव डोमेन में एम्पैथी की। अब इस पिक्चर में आप एम्पैथी देख पा रहे हैं कि दो लोग हैं, 2 व्यक्ति आप इन्हें कह सकते हैं कि एम्पैथी, एक के साथ दूसरे को भी वो फीलिंग हो। यहाँ पर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ हम दूसरे व्यक्ति की फीलिंग को समझ सकते हैं, दूसरे व्यक्ति की कंडीशन को ध्यान में रख के हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग टीचर्स हैं, तो हम टीचर बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, कि मान लीजिए कोई होमवर्क दिया है और कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आया, तो उसने अपना कारण बताया कि होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि कल मेरी मम्मी को घर पे काम था, तो मुझे अपने छोटे भाई को देखना था, तो मैं उसको देख रहा था, तो मैं समय नहीं दे पाया और जब मैं फ्री हुआ तो मुझे नींद आ गई, मैं काम नहीं कर पाया। तो वो होमवर्क नहीं कर पाया, ये उसकी कंडीशन थी, उसके घर की कंडीशन थी। तो मैं उसके कंडीशन में अपने आप को रख के देखूँ और फिर मैं उस बात को सोचूँ कि हाँ, ये जो बात कह रहा है, ये इसके लिए करना कितना मुश्किल हो गया होगा। तो अपने आप को उसकी कंडीशन में रख के मैं देखूँगी, तो वो एम्पैथी है। एम्पैथी यानी दूसरे का जो दर्द है, उसको हूबहू अनुभव कर पाना। तो ये जो एम्पैथी है, इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये रिलेशनशिप बनाने में काम आती है। हम एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे तभी रिलेशनशिप बना पाएँगे, लव क्रिएट हो पाएगा, बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, हम शांति बनाए रखेंगे और हमारा कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो एम्पैथी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मानवता को अगर आपको बचाना है, तो एक-दूसरे पर आपको विश्वास करना होगा और एक-दूसरे की परिस्थिति को समझते हुए आपको अपने निर्णय लेने होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डोमेन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक सेंडर है, एक रिसीवर है। इसका अर्थ है कि एक मैसेज देने वाला है, एक मैसेज लेने वाला है। मैंने जो कम्युनिकेट किया वो पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे चले जाए, यही मेरा कम्युनिकेशन का उद्देश्य है। तो कम्युनिकेशन में हम एक्सप्रेस कर सकें अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, फीलिंग्स, नीड्स और फियर्स को एप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस कर सकें। जैसा कहना चाह रही हूँ, वैसा ही वो जाए वहाँ पर। तो ऐसा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा माना जाता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक्टिविटी जो है आपकी, वो इस तरह से हो सकती है कि आप इसमें
कुछ आप एक हम गेम खेल सकते हैं कि बच्चा जो है, एक बच्चा जो है कान में एक बात कहे और वही बात घूम घूम करके अंत तक वहां पहुंचे और फिर देखें कि क्या बात कही गई थी और एग्जैक्टली पहुंचा क्या है, तो क्या वो ठीक से कम्युनिकेट हुआ है। इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने एम्पैथी की बात की थी, तो एम्पैथी से रिलेटेड एक्टिविटी की भी अगर हम बात करें तो एम्पैथी में भी अगर क्लासरूम में कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर कोई बच्चा जो है किसी और का मजाक उड़ा रहा है, उसकी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा है, तो हमें वहाँ पर एज अ गाइडेंस पर्सन हमें वहाँ पे बच्चे को गाइड करना चाहिए और उसको हमें इतना हमें उसको कह सकते हैं कि हमें उसको इतना सेंसिटाइज करना है इसके प्रति कि वो एम्पैथेटिक हो सके सिचुएशन को लेकर के। इसके लिए रोल प्लेस भी किए जा सकते हैं जिससे हम बच्चों के अंदर एम्पैथी की स्किल भी डेवलप कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं एक दूसरे के साथ हमारे संबंध। हमारे एक दूसरे के साथ संबंध तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम एक दूसरे पर विश्वास करें और हम एक दूसरे की बात को समझें। तो यहाँ पर हमें कंपटीशन कर लड़ते लड़ते हमें एकदम लड़ाई तक नहीं पहुंचना है, बल्कि कंपटीशन को हेल्दी रखना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कंपटीशन जीतने की होड़ में मैं किसी का नुकसान कर बैठूं, किसी का दिल दुखाऊं या किसी को तंग करूं, किसी को चोट पहुंचाऊं। ये मुझे नहीं करना है। तो मेरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो मुझे मदद करते हैं कि मैं दूसरे के साथ इफेक्टिवली रिलेट कर सकूं, इंटरेक्ट कर सकूं और हमारे जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हो सके। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, वो है रिस्पेक्ट, आदर। आदर की आवश्यकता है। अगर आप दूसरे का सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान की प्राप्ति होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व, आप अपनी जिम्मेदारी को समझें ताकि अन्य भी आपको देख करके आपसे उसे सीख सके। समझ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है और हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है तो कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, जिसके माध्यम से हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या एक्टिविटी हो सकती है हमारे क्लासरूम में? हम बच्चों को साथ साथ काम करने के लिए टास्क दें। दो दो बच्चों के ग्रुप बनाएं, तीन तीन बच्चों के ग्रुप बनाएं, चार बच्चों के ग्रुप बनाएं। और जैसे हम नॉर्मली करते भी हैं कई बार कि जो बच्चों की आपस में नहीं बनती उन्हीं को ज़्यादा टास्क दिए जाए, साथ साथ रह करके वो टास्क को करें उसे। तो धीरे धीरे वो अपने टास्क पर फोकस करें और इन सब चीज़ों से दूर हटें, तो वो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं जब वो उसमें प्रयास करेंगे तो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय कैसे लिया जा सकता है? निर्णय लेने के लिए यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एक एरो है और वहां पे व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं। दरअसल अगर इसके एक पहले की पिक्चर हम इमेजिन करते हैं कि एक ही एरो है, वो जो अभी बटा हुआ नहीं है, एक ही एरो है और जो व्यक्ति है वो ये सोच रहा है कि मुझे इससे पार पाना है, कैसे पाऊं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो कोई समस्या जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे पास उसे, अगर हम उसे नहीं समाधान कर पाते हैं तो एक टीचर हमारी हेल्प करता है और इस तरह से हमें अलग अलग रास्ते दिखाता है। अब जब हमें वो रास्ते दिखाता है, एक गाइडेंस वर्कर की तरह वो टीचर काम करता है, तो हमारे लिए ऑप्शंस क्रिएट कर देता है और वहां पर हमें खुद अपने लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना है। तो डिसीजन मेकिंग जो है एक ऐसी स्किल है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें कैसे बच्चों को सिखाना है, वो हम ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी समस्या को लेकर के बच्चा आपके पास आता है, तो आप बच्चे के साथ बैठ के विचार कीजिए, उस समस्या पे विचार कीजिए कि इसके क्या क्या ऑप्शंस निकल के आते हैं। एक बार अब बच्चा आपके पास आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, चार बार आएगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो
वो भी इस चीज को समझेगा और क्या करेगा, वो आपके साथ सोचना शुरू करेगा। और आपके पास जब वो ये सोचना शुरू करेगा तो फिर उसे भी समझ में आ जाएगा कि सोचना कैसे है, और डिसीजन लेने में वो पीछे नहीं हटेगा, वो डिसीजन ले पाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में इट इज एन आउटकम ऑफ द मेंटल प्रोसेसेस। जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हमारे यहाँ हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, उसका एक आउटकम है लीडिंग टू द सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन समझ में आता है अमंग सेवरल ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के को देखते हुए एक ऑप्शन हमें समझ में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो इसी के जैसा है, डिसीजन मेकिंग के जैसा ही है, कि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हम फिर उसके बारे में सोच विचार करते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका निकालते हैं। तो इसमें जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बी क्रिएटिव, क्रिएटिव होकर के हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आजकल हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, हमें स्मार्ट वर्कर बनना चाहिए। हमें स्मार्ट होकर के चीज़ों को सोचना चाहिए कि समय भी कम लगे और हम स्मार्टली उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। तो इस चित्र में आप देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च की गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी सोच विचार, फिर उसके बाद हमारे माइंड में कुछ आया और फिर हमने उसको सोच लिया, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स अर्थात कुछ आगे कुछ नया सोचा जा सकता है, जिसके बारे में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड व्हाट द गोल ऑफ द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम का गोल क्या है और क्या रूल्स अप्लाई होने हैं टू रिप्रेजेंट द की फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स दे सकते हैं बच्चों को क्लास में और फिर उनसे कहें कि अब आप इन्हें सॉल्व करो। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है और डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। इसी के साथ अगला है साइकोलॉजिकल डोमेन में ही कोपिंग विद इमोशंस। इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे उनके साथ कोप अप करें। तो इमोशंस की अगर हम बात करें तो उसमें गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, हंसना रोना ये सब होता है। तो हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को पहचानना है, और क्योंकि ये ही इमोशंस होते हैं जो हमारे बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। कोई भी बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है और आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि ये गुस्सा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारे व्यवहार में परिवर्तन क्षणिक होता है। क्षणिक क्यों हुआ, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो उन फैक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है हमें। तो हम अगर ऐसा करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी हम एग्रेशन की मान लो बात कर रहे हैं, कोई गुस्सा आने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स है। अगर हम उन फैक्टर्स को कैच कर लेंगे, उन फैक्टर्स को पकड़कर उन पर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इससे भी कोप अप कर सकते हैं। हमें कोप अप करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम अपनी फीलिंग्स को प्रोडक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि गुस्से से बहुत सारी एनर्जी भी वेस्ट होती है और हमारा कंसंट्रेशन भी कम होता है। तो हमें अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। एक्सप्रेस डिफिकल्ट फीलिंग्स विदाउट अटैकिंग द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पर्सन। हम अपनी डिफिकल्ट फीलिंग्स को भी सामने रखें किसी की, लेकिन दूसरे की सेल्फ एस्टीम भी हर्ट ना हो, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। प्रिवेंट फीलिंग्स फ्रॉम बिल्डिंग अप एंड फोस्टरिंग इनटू अ बिगर प्रॉब्लम। हमें अंदर कुछ जमा नहीं करना। जमा करना मतलब कि आज मुझे किसी की बात का बुरा लगा तो मैं उसे जमा कर लूं, अगली बार मैं इसको बदले समेत दे दूंगी, वो नहीं करना। हमें अपने मन को साफ रखना है, जो कहना है उसी वक्त स्पष्ट कह देना है कि मुझे ये बात बुरी लगी है, बस इतना सा करना है। हमें किसी को बुरा भी नहीं लगने देना और हमें अपनी बात भी कहनी है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर जमा करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये हमें ध्यान देना है। कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स इन अ मैनर दैट मिनिमाइजेस द अदर पर्सन नीड टू बिकम डिफेंसिव। हमें जो हमारी डिफिकल्ट फीलिंग्स है उसको इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि अन्य व्यक्ति जो है वो डिफेंसिव ना हो जाए। तो हमें थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है।
इसके लिए हमें क्या करना है क्लासरूम एक्टिविटी में, हमें बच्चे को इमोशन से रिलेटेड एक्सरसाइज हम करा सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं। मान लीजिए मैंने बच्चों को बोला कि आप एक काम कीजिए कि सबको एक ब्लैंक शीट दे दी और मैंने कहा कि आपको जो भी इमोजी अच्छा लगता है, इमोशन आप देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इमोजीज होते हैं फ़ोन में आपके, डिफरेंट डिफरेंट आपके इमोशंस उसमें एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। तो आप बच्चे को बोलिए अपनी पसंद का इमोजी बनाएं। तो बच्चा जिस इमोजी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो बनाएगा। जो खुश रहता होगा वो खुशी वाला बनाएगा, जो उदास रहता होगा वो उदासी वाला बनाएगा। ऐसे आप उसके इमोशन के बारे में भी जान सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हैं हम कि बच्चों को हम दे दें इमोजी और हम उन्हें कहें कि आपको ये इमोशन बनाना है और ये आपको प्रेज़ेंट करके दिखाना है। आपको ऐसा प्रेज़ेंट करना है, बट दूसरा बच्चा आइडेंटिफ़ाई करेगा इसे। तो वहाँ पर भी आप उस आइडेंटिफ़िकेशन को ले सकते हैं कि किस इमोजी को करने में कितना अच्छा लग रहा है, बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, किसको करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर देखो रोना अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें ये नहीं करना चाहिए, या गुस्सा करने से हमारा फेस बिगड़ रहा है, हमारे एक्सप्रेशंस बिगड़ रहे हैं, हमारी आवाज़ पे बिगड़ रही है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमें देखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारा कोपिंग विद स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत बढ़ जाता है, तो हमें उसके लिए क्या-क्या काम करने हैं वो मैंने स्क्रीन पे रखे हैं। स्ट्रेस सबसे पहले बढ़ता क्यों है? बहुत सारे रीज़न्स हैं कि सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है हमारा। सेल्फ एस्टीम का अर्थ ये है कि कोई एक होता है मैं अहंकार, अहंकार नहीं आने देना है अपने अंदर। अहंकार आ गया तो मुश्किल है कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। तो वो गुस्सा वैसे वाला नहीं, एक हेल्दी वाला होना चाहिए कि अब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा काम करूँगा, लेकिन जो अनफेयर मीन्स है उनको यूज़ नहीं करूँगा मैं। फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है, फाइनेंशियल भी होता है, एजुकेशनल करियर डिसीजन की वजह से भी है, फैमिली एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं जहाँ से हमें स्ट्रेस मिल सकता है। हमारा लाइफ़स्टाइल भी बदलता है, उससे भी स्ट्रेस आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हम इसे मैनेज कैसे करेंगे? हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, योगा करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करें हम, ये बुक्स को रीड करें, टाइम मैनेजमेंट करें, पॉजिटिव होकर के सोचें। कुछ अच्छा लगता है, उसमें टाइम स्पेंड करें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी हम ऐसे कर सकते हैं, हम स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं। हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको कौन-सा काम करना बहुत बुरा लगता है? या आपको कौन-सा काम करने में बहुत मज़ा आता है? या आपको अ, किन चीज़ों से आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? मतलब इस तरह की चर्चा अगर बच्चे से की जाए क्लास में, तो हम उसके स्ट्रेस के कारणों को पता लगा सकते हैं और कारणों का पता लगते ही हम उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ टेक्निक्स पर बात करेंगे। टेक्निक्स टू एनहांस लाइफ स्किल्स इन स्टूडेंट्स। टेक्निक्स हैं लाइफ स्किल्स को लेकर के जो हम यूज़ कर सकते हैं। हम क्लास डिस्कशन कर सकते हैं, क्लासरूम में बच्चों के साथ डिस्कस की जा सकती हैं चीज़ें। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? इसे मस्तिष्क झंझावात कहते हैं कि जहाँ पर हम प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड में एक तरीके से मथ रहे हैं उसे। आपने जैसे कभी दही मथी होगी, तो हम देखते हैं एक उसे जो प्रोसेस है मथने का, कि मथने के बाद दही जो है उसका एक अलग ही रूप निकल के आ जाता है। तो उस तरह से हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, उनका मंथन चलता रहता है और उसके माध्यम से हमारे कुछ जो है समाधान निकल के आते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक टेक्निक है। रोल प्ले के माध्यम से भी हम लाइफ स्किल बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। स्मॉल और बस ग्रुप, जो छोटे-छोटे ग्रुप्स बना कर के हम बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं, सिमुलेशंस हो सकते हैं, सिमुलेशन रोल प्ले जैसा ही हो सकता है। सिचुएशन का एनालिसिस करना हो सकता है, कोई भी सिचुएशन सामने देख के बच्चे को हम कहें कि अब तुम इसे एनालाइज़ करो। केस स्टडीज़ हो सकती हैं। एनालाइज़ करना कि मान लीजिए कोई सिचुएशन हमने रोल प्ले के माध्यम से प्रेज़ेंट की और उसका एंड नहीं किया हमने। अब हम बच्चे से कह रहे हैं कि अब आप बताओ इसका एंड क्या होना चाहिए?
तो बच्चा सारी सिचुएशन को देखने के बाद एंड पर विचार करेगा। तो ये हो सकता है। डिबेट हो सकती है, हम किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर के उस पर डिबेट करें, बातचीत करें। स्टोरी टेलिंग हो सकती है, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। ये तो आज हमने विभिन्न लाइफ स्किल्स की बात की और एक्टिविटीज़ पे डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपनी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों में लाइफ स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के हमारी जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनसे लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। और इसी के साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नमस्कार।